नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बी कॉम कॉर्नर के ऊपर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी तमाम बी कॉम प्रोग्राम और ओनर्स के सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो हम लोग शुरू करें उससे पहले मैं आपको कुछ बातें क्लियर कर देना चाहता हूं। जैसा कि लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने चर्चा किया था, हम आज की वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बिजनेस लॉ को लेकर के। और बिजनेस लॉ के अंदर कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जिसकी पीडीएफ मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर आप सभी को प्रोवाइड की थी, जिसके अंदर करीब करीब 30-32 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जिनको अगर आप लोग एग्जामिनेशन से पहले प्रिपेयर करके चले जाते हैं ना, तो बहुत हद तक आपके पेपर के अंदर इन्हीं 30 क्वेश्चंस के अंदर से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आप सभी ने बोला कि सर हमें इन तमाम 30 क्वेश्चंस के आंसर के ऊपर एक वन शॉट चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये वाला जो वीडियो रहेगा वन शॉट की फॉर्म में रहेगा और केवल इस वीडियो के अंदर हम लोग आपके तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कशन करने वाले हैं। ना तो हम लोग कॉन्सेप्ट की गहराई में जाएंगे, हम लोग सिर्फ ये वीडियो शूट कर रहे हैं आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी स्टूडेंट लास्ट मोमेंट पे कंटेंट सर्च करते हैं, कुछ ऐसा मिल जाए जिसको पढ़ करके हम लोग अपने एग्जामिनेशन के अंदर एटलीस्ट पास हो जाए, उनके लिए ये वाला वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। और जितने भी बच्चे फिर बाद में जाकर के कमेंट करते हैं कि डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो अगर आप लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आप सभी के लिए ये वाला वीडियो नहीं रहने वाला है। ये वाला वीडियो केवल मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं जो एंड मोमेंट पे पढ़ करके पास होना चाहते हैं। बहरहाल अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखिए, अगर आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट की बात करते हैं ना, तो हमारा पहला क्वेश्चन यहां पे रहने वाला है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कैपेसिटी ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे दो चीजें आपको समझनी है, एक आपका कैपेसिटी है और एक आपका कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की कैपेसिटी क्या है? कैपेसिटी का मतलब कॉम्पिटेंसी आप लोग कह सकते हैं, कैपेसिटी का मतलब क्षमता आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा समझना है। पहला सवाल क्या पूछा गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है, यानी कि कुछ कॉम्पिटेंसीज होती हैं जो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पास होनी चाहिए। माने दो पर्सन है, एक ऑफर देता है, एक ऑफर को एक्सेप्ट करता है। आपको ये दोनों चीजों को समझना है। एक ऑफर देता है, एक ऑफर को एक्सेप्ट करता है। तो यहां पे जो आप अगर उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हैं, तो उनकी कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। कुछ 3 कंडीशंस आपको पढ़नी है अकॉर्डिंग टू द, अगर आप लोग लॉ की बात करते हैं तो लॉ कहता है कि वो दिमागी तौर पर दोनों व्यक्ति, जो आपका ऑफर देता है और जो ऑफर को एक्सेप्ट करता है, जो प्रपोजल देता है, जो प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है, दोनों साउंडफुल होने चाहिए। माने आप लोग क्या कहेंगे, साउंड माइंड होने चाहिए, यानी कि वो दिमागी तौर पे सही होने चाहिए। उनको ये समझ होनी चाहिए कि एग्जैक्टली वो जो कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं वो किससे जुड़ा हुआ है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर माय डियर फ्रेंड्स रहेगा, एज ऑफ मेजोरिटी की हम लोग बात करते हैं, वो माइनर नहीं होनी चाहिए। उनकी जो एज है वो मेजोरिटी के केस में आनी चाहिए। मेजोरिटी एज मानी जाती है जनरली 18 साल प्लस, कुछ कुछ केसेस में, कुछ कुछ लॉज के प्रोविजन में इसको 21 भी रखा गया है। और तीसरी जो कंडीशन है, तीसरी कॉम्पिटेंसी टू जो कॉन्ट्रैक्ट रखा गया है, दैट इज नॉट डिस्क्वालीफाई बाय लॉ। अगर कोई भी पर्सन डिस्क्वालीफाई बाय लॉ है तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता है। अगर किसी भी व्यक्ति के पास, किसी भी जो इंडिविजुअल है जो ऑफर देता है और जो एक्सेप्ट करता है, अगर ये तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो हम लोग कहते हैं दिस इज कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या होता है? कॉम्पिटेंसी टू द कॉन्ट्रैक्ट होता है या कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होता है। समझ में आया? कॉन्ट्रैक्ट की मीनिंग आप लोग जानते हैं, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो लॉफुल एनफोर्सेबल है। समझ में आया ना, कि जिसको नीति नियम सिद्धांत के साथ या लॉ के साथ हम लोग एनफोर्स कर सकते हैं, ऐसे एग्रीमेंट को क्या कहते हो आप लोग? उसको कहते हो आप लोग कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया? तो यहाँ पे काफी डेफिनेशंस आपकी क्लियर रही होंगी। पेपर के अंदर कैसे लिखना है ये आप समझिएगा। पहले हम लोग क्या लिख रहे हैं, सबसे पहले हम लोग कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट लिख रहे हैं। समझ में आया? हम क्या समझेंगे, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। तो ध्यान से देखिएगा, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास इंडियन कॉन्ट्रैक्ट
कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 11 आता है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अच्छा, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सेक्शन याद ना रखें तो भी काम चल जाएगा, माने अगर आपको सेक्शन नंबर याद नहीं है तो भी काम चल जाएगा, आपको उसका इंटरप्रिटेशन, उसका व्याख्या अच्छे से आना चाहिए, बस ये आप लोग समझ लीजिएगा। समझ में आई मेरी बात जो मैंने आपको बताया? वैसे आपको पता होना चाहिए, अगर आप लोग कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो ये वाला आपके जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है उसके सेक्शन 11 के अंदर एक्सप्लेनेशन दिया गया है। देखिए क्या लिखता है, ये कहता है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मीन, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, उसका मतलब होता है लीगल कॉम्पिटेंसी ऑफ ए पर्सन टू एंटर इनटू ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई भी पर्सन अगर एंटर करना चाहता है तो उसके पास लीगल कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, लीगल क्षमता होनी चाहिए, कानूनी क्षमता होनी चाहिए। ए पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट, एक पर्सन कॉम्पिटेंट माना जाएगा किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए अगर वो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। पहली कंडीशन क्या है, ही अटेन्ड द एज ऑफ द मेच्योरिटी। मैंने बताया बहुत सारे केस में, मैक्सिमम केस में 18 प्लस होता है, कुछ कुछ लॉ के ऐसे प्रोविजन है जहां पे आपकी एज मेच्योरिटी क्या रखी गई है, 21 साल रखी गई है, इसको आपको समझना है। आगे अगर आप लोग देखेंगे साउंड माइंडेड होना चाहिए। साउंड माइंडेड का मतलब दिमागी तौर पे सही होना चाहिए, उसको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि यस ये चीज सही है, ये गलत है, ये मैं कर रहा हूं, इसके ये प्रोज होंगे, ये वाले कौन से होंगे। और तीसरा है नॉट डिस्क्वालीफाई बाय लॉ, आपका क्या होना चाहिए, पर्सन लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो हम लोग कहेंगे ए पर्टिकुलर पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट, वो पर्सन क्या है, कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। समझ में आया? तो यहां पे काफी चीजें हैं जिनका आपको क्लैरिटी होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको कॉन्ट्रैक्ट का भी पता होना चाहिए, ठीक है ना कहीं ये सवाल आ जाएगा, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। और मैंने बताया था कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा एग्रीमेंट होता है, याद रखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जो क्या होता है, आपका लॉफुल एनफोर्सेबल होता है। तो आप लोग क्या कहेंगे, दिस इज लॉफुल एनफोर्सेबल, ठीक है। जो भी आपका एग्रीमेंट लॉफुल एनफोर्सेबल होता है उसको क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। याद रखिएगा एग्रीमेंट के अंदर भी, एग्रीमेंट की जो शुरुआत है ना, सबसे पहले किसी ना किसी प्रोमिस के साथ होती है, किसी ना किसी प्रपोजल के साथ होती है। प्रपोजल अगर एक्सेप्टेंस के साथ जाएगा फिर जाकर के आगे आपका कार्रवाई होगा, और 3 चरण में जाके आपका एग्रीमेंट बनता है। सेकंड स्टेज में आपका एग्रीमेंट सॉरी आपका क्या बनता है, एग्रीमेंट बनता है। थर्ड स्टेज में वो क्या बनता है, आपका कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ठीक है। प्रोमिस अगर एक्सेप्ट होगा या फिर प्रोमिस आपका रिजेक्ट होगा, ये 2 बातों पर डिपेंड करता है। समझ में आया? तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान में रखना है जब भी आप लोग बात करें ना, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कैपेसिटी ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्ट, ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। आगे पूछा गया है डिस्कस द पोजीशन ऑफ ए माइनर। देखिए किसकी बात हो रही है, माइनर की। माइनर मतलब जिसकी उम्र 18 साल से कम होती है वो क्या होता है, माइनर होता है। इन ए कॉन्ट्रैक्ट अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो भी आपका माइनर है उसकी पोजीशन को एक्सप्लेन करना है। वैसे तो इसका काफी लंबा चौड़ा आंसर हो सकता है अगर आप लोग पोजीशन ऑफ ए माइनर की बात करते हैं, लेकिन कुछ कुछ बुनियादी पॉइंट आप लोग पेपर के अंदर लिख के आ सकते हैं। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं पोजीशन ऑफ ए माइनर अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की अगर आप लोग बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, माइनर इज ए पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर ऑफ द एज। मैंने बताया जिसकी उम्र 18 साल नहीं हुई है, और कुछ कुछ केसेस में उसकी उम्र कितनी मानी जाती है, जो आपका मेजर होता है जिसको आप लोग माइनर नहीं बोलते हैं, 21 साल भी मानी गई है, ठीक है। कुछ कुछ लॉ के केस में होता है। आपको ध्यान रखना है इसकी लीगल पोजीशन के अंदर अलग अलग पॉइंट्स हम लोग अंडरस्टैंड करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट है एग्रीमेंट विद ए माइनर इज ए वॉइड एब इनिशियो। अब इसका क्या मतलब है, अकॉर्डिंग टू द लैंडमार्क केस। अब ये लैंडमार्क केस आपको याद रखना है, मोहरी बिबे और आपका धर्मोदास घोष का केस था। कब का है ये, 1903 का है, ये आपको थोड़ा याद रखना है। इस केस का रिजल्ट था जिसमें आप लोग क्या कह सकते हैं, कोई भी माइनर है ये कहेंगे एग्रीमेंट विद ए माइनर इज ए वॉइड एब इनिशियो, इसको आप लोग बोलते हैं, ठीक है। किसी भी एग्रीमेंट को माइनर के साथ किया जाता है तो क्या कहलाएगा, void ab initio कहलाएगा, ठीक है। एन एग्रीमेंट विद ए माइनर इज void ab initio, यानी कि void from the beginning। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है void from beginning। अब इसका क्या मतलब है सर, ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी एग्रीमेंट अगर आप लोग करते हैं, याद रखिएगा आपने किसी भी एग्रीमेंट को कर लिया है, ठीक है, आप लोग क्या कहेंगे,
कोई भी एग्रीमेंट है और वो एग्रीमेंट मेजर के साथ नहीं है, माइनर के साथ है, तो ये जो एग्रीमेंट बनेगा ना, ये इनिशियल स्टेज से ही वॉइड रहेगा। ये आपको थोड़ा याद रखना, ठीक है। ये इनिशियल स्टेज से ही क्या रहेगा, वॉइड रहेगा। ये पॉइंट आपको लिख के आना, समझ में आया। देखिए डिटेल में नहीं जाना है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। जितने पॉइंट इंपॉर्टेंट है वही हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। आगे देखिए, माइनर इज ए नॉट कंपिटेंट, हम लोग बात कर चुके हैं। माइनर कंपिटेंट नहीं होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, हेंस नो एनफोर्सेबल कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन अराइजेस। ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, क्योंकि लॉ क्या कहता है कि वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में हिस्सा नहीं ले सकता है। तो यहां पे जो भी आपका कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन बनता है वो बनेगा ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब दूसरा जो आपका पॉइंट आपको लिखना, माइनर कैन नॉट रेटिफाई ए कॉन्ट्रैक्ट। माइनर क्या नहीं कर सकता, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई नहीं कर सकता है। इस पॉइंट को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके आना है। तीसरा पॉइंट आपको क्या लिखना है, डॉक्ट्रिन ऑफ एस्पोटल डज नॉट अप्लाई। ये डॉक्ट्रिन ऑफ एस्पोटल एक कॉन्सेप्ट होता है जो अभी आगे इसके ऊपर डिटेल क्वेश्चन आएगा, तो हम लोग वहीं पे इसको डिटेल में जाकर के पढ़ लेंगे। नो लायबिलिटी ऑफ द माइनर, ये भी मैं बता चुका हूं, माइनर की कोई भी लायबिलिटी यहाँ पे नहीं रहेगी। ए माइनर इज नॉट ए पर्सनली लायबल फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये भी आपको थोड़ा याद रखना है, अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो जाता है तो उस केस में माइनर लायबल नहीं रहेगा। हाउएवर इफ ए माइनर हैज रिसीव्ड एनी बेनिफिट ऑफ द प्रॉपर्टी, फिर भी अगर माइनर को कोई भी बेनिफिट ऑफ प्रॉपर्टी मिलता है, द कोर्ट में ऑर्डर रिस्टोरेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। ऑर्डर ये दे सकता है कि आप लोग उस प्रॉपर्टी को रिस्टोर कर लीजिए, बट नॉट एनफोर्स कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी। कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी को एनफोर्स नहीं किया जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये बेसिक पॉइंट है। आंसर भी मैंने पीडीएफ में प्रोवाइड किया हुआ है। आप लोग जब इस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे, बाय द वे अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, या डायरेक्ट बीकॉम कॉर्नर के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिएगा। इस सेशन का पीडीएफ मैं आपको वहीं पे प्रोवाइड करने वाला हूं। और ये सेशन कैसा लगा आप सभी मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। समझ में आया? उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये वो तमाम क्वेश्चन है जिनके एग्जामिनेशन में आने की इस बार पूरी संभावनाएं बन रही है, पूरी प्रोबेबिलिटी बन रही है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। स्टार क्वेश्चन है, कोई भी पीवाईक्यू अगर आप लोग उठा के देखेंगे तो आप लोग पाएंगे कि कोई ऐसा साल नहीं जाता जहां पर आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक से कोई सवाल ना पूछा जाए। सवाल क्या है, स्टेट द राइट ऑफ ए बायर इन द केस। देखिए आपको राइट ऑफ बायर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ बायर। अब राइट ऑफ बायर कहां से है, ये सोगा वाला यूनिट है, यूनिट नंबर 4, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंदर दिए गए हैं राइट्स ऑफ द बायर, राइट्स ऑफ द सेलर। लेकिन यहां पे क्या है, राइट्स ऑफ बायर की बात हो रही है, यानी कि जिसने सामान खरीदा उसके क्या क्या राइट है, किस केस में, अगर उसको शॉर्ट डिलीवरी होता है, माने जितना उसने ऑर्डर दिया था उससे कम डिलीवरी अगर उसको मिला तो उसके क्या क्या राइट हैं। अगर उसको जो डिलीवरी इन एक्सेस मिला, मान ले उसको क्या मिला, डिलीवरी इन एक्सेस, माने जो उसने ऑर्डर किया था उससे ज्यादा माल अगर उसको मिल गया तो उसमें उस केस में क्या होगा। और एक केस आता है माय डियर फ्रेंड जहां पे उसने जो ऑर्डर किया था अलोंग विद उसके साथ उसको कुछ और अलग अलग गुड्स के साथ मिक्स करके भेजा गया है, ठीक है। तीनों केसेस में तीन पॉसिबिलिटी ही बनती हैं जिनको आपको याद रखना है। यानी आप लोग ये लिख सकते हैं, जब भी आप लोग राइट ऑफ बायर की बात करते हैं, यहां पे मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। आप लोग क्या कह रहे हैं, सर हम लोग कह रहे हैं आपके राइट ऑफ बायर की बात की है, ठीक है। सबसे पहले अगर आप लोग सेक्शन याद करना चाहते हैं तो सेक्शन याद कर सकते हैं, जो आपका सेक्शन 37 है, इसी चीज को एक्सप्लेन करता है, जहां पर आप लोग क्या पढ़ते हैं, राइट ऑफ बायर पढ़ते हैं। अब राइट ऑफ बायर के केस में हम लोगों को क्या मिला है, शॉर्ट डिलीवरी मिला है। मान लीजिए मैंने 1000 यूनिट्स मोबाइल पीस का ऑर्डर दिया था और 1000 जो मोबाइल पीस है उसका हमारा कॉन्ट्रैक्ट बना था, लेकिन जो सेलर है उसने क्या किया, मेरे को 1000 की बजाय 500 मोबाइल पीस भेजा। पहला केस यानी कि ये आपका क्या है, आपका शॉर्ट डिलीवरी है। अगर मैंने 1000 पीस का ऑर्डर किया और उसने 1500 भेज दिया तो मेरे को एक्सेस में क्वांटिटी मिला। और हुआ क्या कि मान लीजिए मैंने एप्पल के 1000 पीस मंगाए थे, उसने 800 एप्पल का पीस भेज दिया, प्लस में 200 ओप्पो वीवो का पीस भेज दिया, तो ये मिक्स हो गया। तो तीनों केसेस में जो सामान खरीदने वाला है उसके क्या राइट है, इसके ऊपर आपको थोड़ी चर्चा करनी है। और ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी आप लोग क्या कह सकते हैं,
ये सारी की सारी कहानी कहां पे है? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंदर लिखी हुई है। पहली बात आपको ये रखनी है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपका जैसे सबसे पहले हम क्या बात करने वाले हैं, राइट ऑफ ए बायर इन द केस ऑफ द शॉर्ट डिलीवरी। सामान कम मिलता है तो उस केस में एक जो बायर है उसके क्या क्या राइट है। देखिए, अगर आपको कोई भी क्वांटिटी लेस देन ए कॉन्ट्रैक्टेड मिलता है तो उस केस में तीन पॉसिबिलिटी है। पहला पॉसिबिलिटी नंबर 1, पॉसिबिलिटी नंबर 2, पॉसिबिलिटी नंबर 3, माने तीन चॉइस है हमारे पास, तीन ऑप्शन है। आप लोग क्या कह सकते हैं, तीन चॉइस है या तीन ऑप्शन है। जहां पर पहला ऑप्शन क्या कहता है, रिजेक्ट द गुड्स, यानी कि अगर आपको सामान कम मिला है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं रिजेक्ट द गुड्स। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग सामान को रिजेक्ट कर सकते हैं। क्यों? हमारे पास ये राइट है, ये हमारे पास अधिकार है। हमने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था वो हमने 1000 यूनिट्स का कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन सेलर ने हमें हमारे कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जो आपका वादा था उसके मुताबिक माल नहीं भेजा, इसलिए मैं पूरे के पूरे जो ऑर्डर है उसको रिजेक्ट कर रहा हूं। समझ में आया? इस केस को बोलते हो आप लोग रिजेक्ट द गुड्स। तो पहला केस क्या है, माल कम मिले चाहे ज्यादा मिले या मिक्स करके मिले, तीनों ही केसेस में आप लोग रिजेक्ट तो कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, बायर में रिजेक्ट, ये उसकी चॉइस के ऊपर है, वो रिजेक्ट करना चाहे तो रिजेक्ट कर सकता है, अगर वो चाहे तो एक्सेप्ट भी कर सकता है। ठीक है, मेरे को चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सेप्ट करना चाहे तो एक्सेप्ट भी कर सकता है। द बायर में रिजेक्ट द होल डिलीवरी इफ इट इज डज नॉट कंफर्म द कॉन्ट्रैक्ट। वो क्या कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है किसको, जो भी होल डिलीवरी है उसको, अगर वो उसके कॉन्ट्रैक्ट को कंफर्म नहीं करते हैं। अलोंग विद सेकंड क्या है, एक्सेप्ट द गुड्स डिलीवरी, वो एक्सेप्ट कर सकता है। द बायर में एक्सेप्ट द डिलीवरी क्वांटिटी एंड, ध्यान रखिएगा, अगर वो एक्सेप्ट करेगा ना, अगर उसने क्या किया, एक्सेप्ट किया, तो वो क्या करेगा, पे फॉर इट एट द कॉन्ट्रैक्ट रेट। ध्यान रखिएगा, इसको किस रेट पे पैसा पे करना पड़ेगा, जो भी उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे जो भी चीजें डिसाइड हुई थी उसी के बिहाफ पे उसको पैसा पे करना पड़ेगा। इस बात का ख्याल आपको रखना है। ठीक है, तीसरी पॉसिबिलिटी, तीसरी संभावना क्या है माय डियर फ्रेंड्स, तीसरी संभावना है वो डैमेज क्लेम कर सकता है। डैमेज क्लेम के अंदर क्या होगा, बायर सफर करेगा लॉसेज से। ठीक है ना, बायर को क्या हुए हैं, लॉसेज हुए हैं, किसकी वजह से, शॉर्ट डिलीवरी की वजह से, जिसकी वजह से वो डैमेजेस को क्लेम कर सकता है फॉर नॉन डिलीवरी ऑफ ए रिमेनिंग गुड्स। किसके लिए, जो उसका सामान रह गया, क्योंकि सामान तो कम है। ठीक है ना, जो सामान आप उसका रह गया उसके लिए वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है। समझ में आया, क्या कर सकता है, डैमेजेस क्लेम कर सकता है। तो बहुत बेसिक सी बातें थी। सेम बातें आपको सेकंड केस के अंदर भी मिलेगी, जहां पे आपको एक्सेस में अमाउंट मिल गया है। यहां पे देखिए 37 के अंदर ही ये बात लिखी हुई है, जहां पे आप लोग राइट्स ऑफ ए बायर की बात करते हैं। अगर आपने जो ऑर्डर किया था उससे ज्यादा अमाउंट में अगर आपको क्या मिलता है, क्वांटिटी मिलता है, तो उस केस में क्या करना है, ध्यान रखिएगा, व्हेन द सेलर डिलीवर मोर गुड्स देन द एग्रीमेंट, अगर आपके एग्रीमेंट से ज्यादा जो माल है वो जो आपका सेलर है वो डिलीवर करता है, तो उस केस में भी हमारे पास तीन ऑप्शन होते हैं। सबसे पहले हम लोग पूरे के पूरे माल को रिजेक्ट कर सकते हैं। हम दूसरे के कंडीशन क्या है, हम लोग क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, जो भी हमने ऑर्डर किया था, ध्यान रखिएगा, एग्रीड क्वांटिटी को एक्सेप्ट कर देंगे। ध्यान रखिएगा क्या है, एग्रीड क्वांटिटी को एक्सेप्ट कर देंगे। जो हमने ऑर्डर नहीं किया उस माल को हम लोग क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। ये भी ऑप्शन है। एक क्या है, हम पूरी की पूरी डिलीवरी ले सकते हैं, भाई ज्यादा जो माल आया उसका पैसा मैं पे कर दूंगा। तीन ऑप्शन है ना, यानी कि माल आपको ज्यादा मिल गया तो उसमें क्या होगा, आप लोग कहेंगे द बायर में रिजेक्ट द एंटायर क्वांटिटी इफ एक्सीड द कॉन्ट्रैक्ट। ये ऑप्शन है, मेरे को नहीं चाहिए, मैंने 1000 ऑर्डर मांगा था, तूने 1500 दिया, मैं पूरा का पूरा माल रिजेक्ट कर रहा हूं। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, मैंने 1000 ऑर्डर का क्वांटिटी का माल ऑर्डर किया था, मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूं, 500 यूनिट एक्स्ट्रा है, अपना वापस ले ले। ठीक है, यानी कि एक्सेस अमाउंट को रिजेक्ट कर देगा। तीसरा क्या है, ठीक है मैंने 1000 ऑर्डर किया था, तूने 1500 भेजा, जो एक्स्ट्रा 500 है उसका मैं पे कर देता हूं। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, इफ द बायर एक्सेप्ट द एंटायर क्वांटिटी ही मस्ट पे एट द कॉन्ट्रैक्ट रेट। उसको किस पे पे करना पड़ेगा, अगर वो सारे माल को रखता है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट रेट के ऊपर पे करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आई होप की चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी, एक क्लैरिटी मिला होगा। तीसरा केस सिमिलर मैनर में यही बनता है, अगर कोई भी बायर है वो मिक्स करके गुड्स को बेच देता है, उस केस में क्या होगा। अच्छा, दो बातें आपको याद रखनी है, एक तो एक्सेस अमाउंट था, एक शॉर्ट अमाउंट था, दोनों के अंदर आपने सेक्शन 37 पढ़ा है। अगर आप लोग मिक्स वाला केस लेके चलते हैं तो सेक्शन 39 के अंदर आएगा, लिखा भी हुआ है। ये सारी बातें कहां पे आती है, सेक्शन 39 के अंदर आती है। इस बात का ख्याल आपको रखना है। व्हेन द सेलर डिलीवर्स द गुड्स मिक्स विद द गुड्स ऑफ ए डिफरेंट डिस्क्रिप्शन, अगर कोई भी
सेलर है वो डिफरेंट डिस्क्रिप्शन के गुड्स को डिलीवर कर देता है, ठीक है, यानी जो माल हमने मंगवाया नहीं था उसको भी मिक्स करके भेजता है, तो उस केस में भी वी हैव थ्री चॉइसेस, थ्री ऑप्शंस होते हैं। रिजेक्ट द होल डिलीवरी, हम लोग सारी डिलीवरी को रिजेक्ट कर सकते हैं। एक्सेप्ट एंड कंफर्मिंग द गुड्स एंड रिजेक्ट द रेस्ट, ठीक है ना, जो हमारा माल है हम उसको एक्सेप्ट कर ले, मिक्स करके भेजा है उसको रिजेक्ट कर दे, या हम लोग क्लेम कर सकते हैं डैमेजेस को। क्या क्लेम कर सकते हैं? डैमेजेस को। बायर में क्लेम डैमेजेस फॉर द लॉस सफर्ड ड्यू टू द इम्प्रॉपर डिलीवरी, जो भी आपका इम्प्रॉपर डिलीवरी हुआ है उसकी वजह से जो भी आपके लॉसेज हुए हैं उस केस में माय डियर फ्रेंड्स हम लोग क्या कह सकते हैं? बायर क्लेम कर सकता है डैमेजेस को। क्लियर? तो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए, इसको रट जाइएगा, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आपका लेक्चर क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे इसी से सोगा से सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से अगर आप लोग देखेंगे एक और सवाल पूछा जाता है, गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3 कहता है माय डियर फ्रेंड्स, सवाल 3 कहता है डिफाइन द टर्म अनपेड सेलर, आपको बताना है ये जो टर्म है एक अनपेड सेलर ये क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करना है एज पर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, यानी कि आपको किसके अकॉर्डिंग बताना है? सोगा 1930 यानी कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अकॉर्डिंग डेफिनेशन देना है। इसके अलावा एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द राइट ऑफ लीन, देखिए मैं आपको बताऊंगा ये तो आपको करके ही जाना है, राइट ऑफ लीन ये काफी अहम टॉपिक है आपकी इस यूनिट का, यहां पे आपको बताना है, साथ साथ नेचर भी बताना है किसका? राइट ऑफ लीन एंड द राइट ऑफ द स्टॉपेज ऑफ ए गुड्स। देखिए दोनों तरीके हम लोग दोनों नेचर को पढ़ेंगे, यहाँ पे राइट ऑफ स्टॉपेज को भी पढ़ेंगे और हम लोग राइट ऑफ लीन को भी पढ़ेंगे, तो अभी आप लोग जब ले इसको समझेंगे ना तो आपको क्लैरिटी मिलेगा इन द ट्रांजिट ऑफ द अनपेड सेलर क्या होता है। लेकिन पहले आपको समझना पड़ेगा अनपेड सेलर क्या होता है। उसके बाद अनपेड सेलर के अंदर दो तरीके के नेचर बनते हैं, एक राइट ऑफ लीन बनता है, एक राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ ए गुड्स बनता है, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल बेसिक है, कोई आपको रॉकेट साइंस नहीं करना। सबसे पहले अनपेड सेलर का जो प्रोविजन है ये आपको याद रखना है। जब भी आप लोग किसकी बात करते हैं सर, हम बात कर रहे हैं आपके अनपेड सेलर की। क्लियर है? आप लोग किसकी बात कर रहे हैं? अनपेड सेलर की बात कर रहे हैं। अनपेड सेलर का जो डिस्क्रिप्शन गिवन है वो हमारे पास से इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर सेक्शन 45 सेक्शन 45 के अंदर गिवन है। ये बात आपको याद रखनी है, वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर आप लोग सेक्शन ना भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा, मेन आपको प्रोविजंस के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सेलर्स ऑफ गुड्स डिमांड टू बी अनपेड सेलर। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा, अगर आपका ये जो सेलर है ऑफ ए गुड्स इज डीम्ड टू बी अनपेड सेलर, यानी कि कब आप लोग इसको डीम्ड करेंगे, कब इसको मान के चलेंगे कि ये आपका अनपेड सेलर है, उसके लिए कुछ कंडीशंस है, दो कंडीशंस आपको सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर दो कंडीशंस के बिहा पे आप लोग कहेंगे पेड है कि आपका अनपेड है, ठीक है, यहाँ पे आप लोग सेलर को डिफाइन करने वाले, ठीक है। यानी आप लोग क्या कह सकते हैं? आप लोग कह सकते हैं द होल ऑफ द प्राइस हैज नॉट बीन पेड और ए टेंडर्ड, यानी कि यहां पे सेलर ने क्या किया है, यहां पे हम लोग क्या कहेंगे? सेलर ऑफ ए गुड्स इज डीम्ड टू बी अनपेड सेलर व्हेन द होल ऑफ द प्राइस हैज नॉट बीन पेड, यानी कि जो आपकी पूरी प्राइस है वो क्या नहीं की गई है, पे नहीं की गई है या टेंडर्ड नहीं हुई है, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है जो आपको याद रखना है। एक कंडीशनल पेमेंट, यानी कि यहां पे कोई कंडीशनल पेमेंट थी, जैसे आप लोग कह सकते हैं कोई बिल ऑफ एक्सचेंज था या कोई भी चेक था, वाज रिसीव्ड जो आपको रिसीव हो गया था, एंड द कंडीशन हैज नॉट बीन फुलफिल्ड ड्यू टू द डिसओनर और अदरवाइज, डिसओनर की वजह से या किसी अनदर रीजन की वजह से ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाई। तो इन दोनों केसेस में माय डियर फ्रेंड जो सेलर है वो किस कैटेगरी में चला जाएगा? वो चला जाएगा डीम्ड टू अनपेड सेलर। क्या कहेंगे आप लोग? किस कैटेगरी में चला जाएगा? डीम्ड टू अनपेड सेलर। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। समझ में आई मेरी बात? क्लियर? ये दोनों कंडीशंस आपको लिख के आनी है पेपर के अंदर। अगर दोनों कंडीशंस आप लोग लिख के आए ना, ध्यान रखना माइक का, ठीक है ना, ये दोनों कंडीशंस अगर आप लोग लिख के आए ना तो बहुत अच्छे से आप लोग इस पेपर को टैकल कर पाएंगे। द टर्म सेलर इंक्लूड एनी पर्सन हु इज द पोजीशन ऑफ ए सेलर, ठीक है ना, यानी कि ये जो आपका सेलर है, यानी कि कोई भी चीज अगर बेचता है कोई भी व्यक्ति, उसको आप लोग क्या कह देंगे? आप लोग सेलर कह देंगे। सच एज एजेंट की भी बात कर सकते हैं और कंसाइनर की भी बात कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए नेचर ऑफ राइट ऑफ एन अनपेड सेलर, अनपेड सेलर के नेचर कितने तरीके के होते हैं ये थोड़ा आपको याद रखना है। दो तरीके के होते हैं, एक तो राइट ऑफ लीन होता है, एक आपका क्या होता है? राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ ए गुड इन ट्रांजिट। ट्रांजिट का मतलब बीच में, ठीक है ना सॉरी
ये आपको थोड़ा याद रखना, राइट ऑफ लीन आ जाएगा, राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ ए गुड्स इन द ट्रांजिशन आ जाएगा। क्लियर, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। अब फटाफट से देखते हैं राइट ऑफ लीन का एक्सप्लेनेशन 47 से 49 के अंदर किया गया है, इसको आप लोगों को जहन में रखना है। और अगर आप लोग राइट ऑफ लीन की बात करते हैं, देखिए द राइट ऑफ लीन इज द राइट ऑफ ए अनपेड सेलर, यानी कि यहां पे क्या होता है, एक अनपेड सेलर का राइट होता है, अधिकार होता है, क्या होता है, अधिकार होता है टू रिटेन पोजीशन ऑफ ए गुड्स। ठीक है ना, क्या रिटेन कर सकता है वो, पोजीशन ऑफ ए गुड्स रिटेन कर सकता है। पोजीशन आप लोग समझ गए ना, एक तरीके से उसका मालिकाना हक जो होता है ना, ठीक है ना, उसको पोजेस कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, राइट ऑफ लीन का मतलब होता है एक ऐसा राइट होता है जो अनपेड सेलर के पास होता है कि वो रिटेन कर सकता है, रिटेन करके रख सकता है पोजीशन ऑफ ए गुड्स अंटिल द प्राइस इज पेड। जब तक प्राइस पे नहीं होता है, जब तक वो उस पोजीशन को अपने पास रख सकता है, यानी अधिकार जो गुड्स के ऊपर स्वामित्व होता है ना, वो किसका रहेगा, उसी का रहेगा, सेलर का रहेगा। समझ में आया। अब व्हेन द लीन अराइजेस, सेक्शन 47 बताता है लीन कब अराइज होता है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। सेलर में एक्सरसाइज लीन वहन, कब ये लीन अप्लाई होगा, यानी कि कब वो अपने पोजीशन को एक तरीके से रिटेन करेगा। गुड्स आर सोल्ड विदाउट स्टिपुलेशन एज टू क्रेडिट, अगर पहली कंडीशन है विदाउट स्टिपुलेशन टू एज क्रेडिट अगर आपका होता है, तो उस केस में वो लीन एक्सरसाइज कर सकता है। गुड आर सोल्ड ऑन द क्रेडिट बट द क्रेडिट पीरियड हैज एक्सपायर्ड, अगर आपका क्रेडिट पे माल गया है, क्रेडिट आपका एक्सपायर हो चुका है, उस केस में वो कहेगा कि पोजीशन, इसका जो अधिकार है वो मेरे पास है। ठीक है ना, तो वो लीन अप्लाई कर सकता है, एक्सरसाइज कर सकता है। बायर अगर आपका इनसॉल्वेंट हो जाता है, यानी कि बैंक करप्ट हो जाता है, यानी कि इस सिचुएशन में नहीं है कि वो पैसा पे कर सके, तो जो आपके गुड्स के ऊपर अधिकार है ना, वो वापस से सेलर उसके ऊपर अधिकार जो पोजीशन है उसको क्या कर सकता है, रिटेन कर सकता है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है लीन कब अराइज होता है, इसको आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। नेचर ऑफ राइट ऑफ लीन भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा, पेपर के अंदर इसको भी लिख के आना है। इट इज द पोजिशनरी राइट, ये क्या होता है, अपने आप में एक पोजिशनरी राइट होता है। इट एग्जिस्ट ओनली सो लॉन्ग एज द सेलर हैज पोजीशन ऑफ द गुड्स, ये तो बेसिक बात होगी ये। चलिए, इट कैन बी एक्सरसाइज इवन इफ द सेलर होल्ड्स अ गुड एज एन एजेंट और ए बेली। ठीक है ना, बेलर और बेली आप सभी ने पढ़ा होगा। इट इज अवेलेबल ओनली फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स, ये किसके ऊपर है, प्राइस ऑफ गुड्स के लिए है, नॉट अनदर चार्जेस, किसी अलग चार्ज के ऊपर ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया है आपका राइट ऑफ लीन। स्टार क्वेश्चन है, मैं फिर बता रहा हूं, अनपेड सेलर वाला, यहां से सवाल आता ही आता है, टेक इट सीरियसली। एंड टर्मिनेशन ऑफ द लीन, यानी ये तो अभी तो एग्जिस्टेंस की बात हुई थी, टर्मिनेशन कब हो सकता है। देखिए 3 केसेज है। पहला क्या है, सेलर डिलीवर्स द गुड्स टू कैरियर विदाउट रिजर्विंग द राइट ऑफ द डिस्पोजल, अगर आपका सेलर डिलीवर कर देता है गुड्स को टू ए कैरियर विदाउट रिजर्विंग द राइट ऑफ द डिस्पोजल, उस केस में लीन क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। द बायर और हिज एजेंट लॉफुली ऑब्टेन पोजीशन, अगर आपका बायर या उसका एजेंट लॉफुली ऑब्टेन करता है पोजीशन को, उस केस में लीन टर्मिनेट हो जाएगा। एंड द सेलर वेव्स द राइट ऑफ ए लीन, अगर सेलर अपना जो वेव कर लेता है किसको, राइट ऑफ लीन को, तो उस केस में भी आपका लीन टर्मिनेशन हो जाता है। ठीक है, तो बहुत बेसिक बातें हैं, उम्मीद करता हूं इतनी बातें आपको क्लियर रही होंगी, समझ में आई होंगी। अब फटाफट से देखिए किसके बारे में बात करने वाले हैं, राइट टू स्टॉपेज ऑफ ए गुड्स इन द ट्रांजिशन या ट्रांजिट आप लोग बोल सकते हैं। राइट ऑफ ए स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज द राइट ऑफ एन अनपेड सेलर टू रीगेन पोजीशन ऑफ ए गुड्स। यहां पे क्या था, यहां पे रिटेन था, यहां पे क्या था आपका, रिटेन था, यानी कि रखना। ठीक है ना, यहां पे एक शब्द आ गया है, दैट इज द रीगेन। रीगेन का मतलब दोबारा से गेन करना। ठीक है ना, रीगेन द पोजीशन ऑफ ए गुड्स व्हाइल दे आर इन ट्रांजिट, अगर माल डिलीवर नहीं हुआ है, रास्ते में है, माल कहां पे है, रास्ते में है, तो वो क्या कर सकता है, रीगेन कर सकता है पोजीशन को, किसके, गुड्स के ऊपर। तो ये क्या कहलाता है, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिशन, माने बीच में स्टॉप करना, रास्ते में स्टॉप करना। ठीक है ना, इफ द बायर बिकम द इंसॉल्वेंट, लेकिन बायर क्या होना चाहिए, इंसॉल्वेंट होना चाहिए। बायर इंसॉल्वेंट हो गया है, माल डिलीवर नहीं हुआ है, रास्ते में है, तो सेलर क्या कर सकता है, अपनी जो पोजीशन है उसको रीगेन कर सकता है। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। व्हेन द राइट कैन बी एक्सरसाइज, कब आप लोग जो आपका ये वाला राइट है इसको एक्सरसाइज करेंगे, इसकी सारी जानकारी सेक्शन
50 के अंदर है, जब सेलर क्या होता है, अनपेड हो जाता है, द बायर हैज बिकम इंसॉल्वेंट, बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है, गुड्स आर इन द कोर्स ऑफ ट्रांजिट, मैंने बताया ना गुड्स कहां पे है, कोर्स ऑफ ट्रांजिट के अंदर है, तो उस केस में, ठीक है। अब यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजिट की अगर आप लोग बात करते हैं तो यहाँ पे नेचर को आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी, इसको एक बार आप लोग रीड कर लीजिएगा। और ये भी आपको थोड़ा रखना है, हाउ द राइट इज एक्सरसाइज, सेक्शन 52 पढ़ लीजिएगा, नेचर ऑफ द राइट्स को पढ़ लीजिएगा। 3 बातें हैं जो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, अगर आप लोग एक बार इनकी रीडिंग कर लेंगे ना तो बड़े प्यार से माय डियर फ्रेंड्स आप लोग इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा क्वेश्चन 1 को पढ़ा, जहां पर हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, माइनर के केस लेके चले। इसके बाद हमने देखा सोगा के अंदर राइट ऑफ बायर होता है, सो डिलीवरी के केस में, डिलीवरी इन एक्सेस क्वांटिटी के केस में, एंड गुड्स मिक्स विद द अदर गुड्स के केस में। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा, इसके अलावा हमने पढ़ा अनपेड सेलर क्या होता है, उसके अंदर 2 नेचर होते हैं, राइट ऑफ लीन एंड राइट ऑफ द स्टॉपेज ऑफ ए गुड्स। इनको माय डियर फ्रेंड्स हम लोगों ने अभी तक कंप्लीट किया है। उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अभी हम और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, मैं कोशिश करूंगा ज्यादा लंबा सेशन को ना लेके आऊं, हम लोग मल्टीपल पार्ट्स के अंदर अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर लेंगे। मैं कोशिश करूंगा 3 से 4 पार्ट अपलोड कर दूं, जिनके अंदर आप लोग इजीली इन तमाम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर पाए, लर्न कर पाए, मेमोराइज कर पाए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बनता है। माय डियर फ्रेंड्स ये आपका आखिरी यूनिट से रहने वाला है, जो आपका आखिरी यूनिट है एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, जो आप लोग पढ़ते हैं 2008, उससे जुड़ा हुआ सवाल है। पढ़िए क्या कहता है। एक तो होता है माय डियर फ्रेंड्स आपका एलएलपी, ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, और इसके अलावा एक और होता है एलएलसी, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। दोनों के बीच में क्या फर्क है ये आपको बताना है। देखिए फर्क की जब भी बात आए ना, कंपैरिजन की जब भी बात आए, कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन आए, तो आपको कोशिश करनी है टेबुलर फॉर्म में आंसर दे, जैसे कि मैंने टेबल की फॉर्म में आंसर बना दिया है। यहां से आपको याद करने में भी आसानी होगी, अलोंग विद जब आप लोग पेपर के अंदर अटेम्प्ट करेंगे ना क्वेश्चन को, तो आप लोग इजीली आंसर को फ्रेम कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे मैंने 3 पैरामीटर लिए हैं, बेसिस ऑफ डिफरेंस लिया है, यहाँ पे मैंने लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप लिया है और लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी लिया है। सबसे पहले अगर आप लोग गवर्निंग लॉ की बात करते हैं, यानी कि एलएलपी किस लॉ के अंडर आता है, और आपका लिमिटेड लायबिलिटी जो कंपनी है, कंपनी जब भी शब्द आएगा तो कंपनीज एक्ट 2013 एग्जिस्टेंस में आएगा, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी है वो किससे गवर्न होती है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर गवर्न होती है, ये आपको याद रखना है। अब अगर आप लोग एलएलपी की बात करते हैं तो आपका एलएलपी एक्ट 2008 के अकॉर्डिंग ये गवर्न होता है, इसको आपको समझना है, ठीक है। अब नेचर की बात करते हैं तो एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, यानी कि यहां पे हाइब्रिड मॉडल है, पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट भी लिया है और कंपनी का भी कॉन्सेप्ट लिया है और दोनों को मिक्स कर दिया है। या आप लोग कह सकते हैं पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट विद द लिमिटेड लायबिलिटी, इन दोनों का हाइब्रिड मॉडल है। यानी आप लोग क्या कह सकते हैं, हाइब्रिड ऑफ द पार्टनरशिप एंड द कंपनी। मैंने बताया किसका हाइब्रिड होता है, कंपनी और पार्टनरशिप का होता है, ये आपको थोड़ा याद रखना है। लिमिटेड लायबिलिटी जो कंपनी होता है वो अपने आप में सेक्रेट लीगल कॉर्पोरेट एंटिटी होता है, ठीक है। जो आपका लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है वो अलग से लीगल कॉर्पोरेट एंटिटी है। वहीं एलएलपी की अगर आप लोग बात करते हैं तो यहां पे आप लोगों ने मर्ज किया है, हाइब्रिड मॉडल है पार्टनरशिप और कंपनी का, ठीक है, ये आपको थोड़ा याद रखना है। लीगल स्टेटस की बात करते हैं तो अभी हमने बताया यहां पे ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है पार्टनर से, और यहां पे ये क्या है आपकी सेपरेट लीगल एंटिटी है अपने मेंबर से, क्योंकि कंपनी के अंदर मेंबर होते हैं और पार्टनरशिप के अंदर आपके पार्टनर्स होते हैं, ये बात आपको ख्याल में रखनी है। लायबिलिटी की बात करते हैं तो लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स लिमिटेड रहती है टू ए एग्रीड कंट्रीब्यूशन। याद रखिएगा जो भी आपका एग्रीमेंट हुआ है उस बिहा पे, एग्रीमेंट के बिहा पे, यानी कि जो एग्रीड कंट्रीब्यूशन है उसके बिहा पे पार्टनरशिप की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड रहती है। लेकिन अगर आप लोग यहां पे देखेंगे तो लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर लिमिटेड होती है टू अनपेड वैल्यू ऑफ ए शेयर। किसके लिए, अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर के लिए, ये आपको लिखना है। अगर आप लोग बात करते हैं एलएलपी की तो मिनिमम 2 पार्टनर्स की जरूरत है, कंपनी के अंदर मिनिमम 2 पार्टनर्स की जरूरत है, प्राइवेट के अंदर अगर आप लोग पब्लिक कंपनी बनाना चाहते हैं 7 मेंबर की जरूरत रहेगी। यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट कोई रखी नहीं गई है। यहाँ पे अगर आप लोग प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं तो 200 मेंबर हो सकते हैं, और जो पब्लिक कंपनी है उसके अंदर कोई लिमिट नहीं रखी गई है। मैनेजमेंट की बात करते हैं तो एलएलपी के अंदर मैनेज बाय द डेजिग्नेटेड पार्टनर। देखिए डेजिग्नेटेड पार्टनर के ऊपर सवाल आता है, एलएलपी एक्ट के अंदर आता है, ये डेजिग्नेटेड पार्टनर को डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए, इस पर स्टार मार्क कर लीजिएगा।
मैनेज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये आप सभी जानते हैं, जो भी कंपनी है या जो भी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है वो मैनेज होती है किसके द्वारा? बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर द्वारा। आगे क्या है? कंप्लायंस इज रिक्वायर्ड। अगर कंप्लायंसेस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके कम कंप्लायंसेस रिक्वायर होते हैं यहाँ पे एज कंपेयर टू द कंपनी, क्योंकि स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। एंड कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे या एलएलपी के अंदर कोई कैपिटल रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं होती है। इस केस में भी अगर आप लोग स्टेटरी कंपनी की बात करते हैं कोई कैपिटल नहीं चाहिए, बट स्ट्रक्चर्ड शेयर कैपिटल चाहिए। इस बात का आपको ख्याल रखना। तो एक बेसिक सा कंपैरिजन है, याद कीजिए, अच्छे से पेपर के अंदर लिख के आइए ताकि आप लोग अच्छे सिक्योर कर सके मार्क्स। ठीक है, इसके अलावा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है भाई और बहनों, इसको कहते हैं हम लोग विसल ब्लोअर। विसल ब्लोअर का मतलब 2 नंबरी आदमी, यानी कि जो भी अनएथिकल प्रैक्टिसेस करता है, ठीक है ना, किसी भी इंफॉर्मेशन को लीक करता है, जो भी मतलब अनएथिकल प्रैक्टिसेस करने वाला जो भी व्यक्ति है ना, वो क्या होता है? विसल ब्लोअर होता है। आप लोग क्या कह सकते हैं? एक ऐसा पर्सन जो एक्सपोज है या रिपोर्ट है इलीगल, अनएथिकल, करप्ट और इम्प्रॉपर प्रैक्टिसेस के अंदर। समझ में आया? एक ऐसा व्यक्ति जो एक्सपोज है या रिपोर्टेड है, इलीगल रिपोर्टेड है, अनएथिकल रिपोर्टेड है, करप्टेड रिपोर्टेड है या इम्प्रॉपर प्रैक्टिसेस के अंदर रिपोर्टेड है, अक्यूरिंग विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑन द अथॉरिटीज। ध्यान रखिएगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अथॉरिटीज, मैनेजमेंट और एक पब्लिक विद द इंटेंशन ऑफ द प्रोटेक्टिंग पब्लिक इंटरेस्ट। क्लियर है? ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना। वो क्या कहलाता है? वो आपका विसल ब्लोअर कहलाता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो एक्सपोज है या रिपोर्ट्स है इलीगल या फिर करप्टेड या अनएथिकल प्रैक्टिस करता है या इम्प्रॉपर प्रैक्टिसेस करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अथॉरिटीज के साथ, मैनेजमेंट के साथ या पब्लिक इंटरेस्ट के साथ, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? विसल ब्लोअर बोलते हो। अगर आप लोग कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो और अच्छे से मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। विसल ब्लोअर इन्वॉल्व्स द डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय एन एम्प्लॉयज और एसोसिएटेड पर्सन रिगार्डिंग टू, यानी कि यहाँ पे क्या होगा? इन्वॉल्व होगा ये डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर। देखिए, फ्रॉड या करप्शन के अंदर, या तो आप लोग एब्यूज ऑफ पावर के अंदर, मिसयूज ऑफ पावर के अंदर, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के अंदर, वायलेशन ऑफ द लॉज एंड द रेगुलेशन के अंदर, या फिर आपका डेंजर टू द पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी और इन्वायरमेंट के अंदर, तो वो क्या कहलाता है माय डियर फ्रेंड्स? वो आपका विसल ब्लोअर कहलाता है। डिस्क्लोजर में भी इनिशियल डिस्क्लोजर, जो व्यक्ति है जो भी इन तमाम मुद्दों में शामिल है, वो बाह्य भी हो सकता है और आंतरिक, यानी कि इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। इंटरनल के अंदर आपका मैनेजमेंट का व्यक्ति हो सकता है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज का कोई व्यक्ति हो सकता है, बाहर के अंदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी हो सकती है, रेगुलेटरीज हो सकती है या फिर मीडिया हो सकती है। तमाम लोग यहाँ पे शामिल हो सकते हैं, इसको आपको याद रखना है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द विसल ब्लोइंग का क्या मतलब होता है, ये थोड़ा समझिएगा। अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव ऑफ विसल ब्लोइंग की बात करते हैं, प्रमोट करना है किसको? ट्रांसपेरेंसी एंड द अकाउंटेबिलिटी। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करना है। ठीक है, दूसरा फैक्टर क्या है? प्रिवेंट फाइनेंशियल फ्रॉड एंड द कॉर्पोरेट स्कैंडल्स। कॉर्पोरेट स्कैंडल से प्रिवेंट करने के लिए और फाइनेंशियल फ्रॉड से प्रिवेंट करने के लिए हम लोग विसल ब्लोइंग के कॉन्सेप्ट को लेके आते हैं। एंड प्रोटेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट को क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। टू एंश्योर अनएथिकल गवर्नेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अनएथिकल गवर्नेंस को एंश्योर करने के लिए। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव अगर आपसे पूछे जाते हैं तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। सवाल क्या आएगा आपको इसके ऊपर कमेंट करना है या शॉर्ट नोट लिखना है। इस तरीके के सवालात अक्सर एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाते हैं। आगे देखिए, आगे क्या है? लीगल फ्रेमवर्क इन द इंडिया। ठीक है, आगे क्या है? अगर आप लोग विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट है 2014 के अंदर आया था। इसके अलावा कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर भी कुछ प्रावधान दिए गए हैं। सिविल रेगुलेशन 2015 के अंदर भी कुछ प्रावधान दिए गए हैं। बेसिक बातें हैं, पढ़ना आप सभी को है। सारी चीजें मैंने आपको समझा दी हैं। कुछ एक दो पॉइंट में छोड़ रहा हूं, उनको आप लोग भी पढ़ सकते हैं। केवल याद ही करना है। मैं बोल के बताऊंगा तो भी आपको याद करना पड़ेगा और नहीं भी बताऊंगा तो भी आपको याद करना पड़ेगा। दैट इज डिपेंडिंग अपॉन यू। ठीक है, आगे देखिए, काफी अहम सवाल हो जाता है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये है आपका कंसिडरेशन को लेकर के। कंसिडरेशन का मतलब आप लोग कह सकते हैं जब भी कोई भी प्रपोजल होता है तो 2 पार्टीज के बीच में होता है। एक बंदा ऑफर करता है, दूसरा उसको एक्सेप्ट करता है, तो उसके बदले कुछ पे करता है। जैसे अगर मैं अपना बैच लॉन्च करता हूं, ठीक है, मैं आपको क्या कर रहा हूं? आपको एक मान लीजिए प्रपोजल दे रहा हूं। कोई भी मैं आपको एक तरीके से आपको प्रपोजल दिया कि मैं आपको 4 बजे अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, या आप लोग कह सकती है आपका क्या सब्जेक्ट है, बिजनेस लॉ पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो मेरी तरफ से प्रपोजल आया, आपने एक्सेप्ट किया, तो उसके बदले आप लोग मेरे को कुछ पे करेंगे। 400 रुपया, 500 रुपया फीस जो भी होगा आप लोग पे करेंगे। तो ये क्या कहलाता है? समथिंग फॉर समथिंग, किसी चीज के बदले कुछ।
ठीक है ना, यानी कि ये आपका क्या होगा, कंसिडरेशन होगा। ठीक है, ये आपको थोड़ा याद रखना है। तो लॉ क्या कहता है, कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जब समथिंग फॉर समथिंग, कंसिडरेशन के बिना आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। यानी मैंने आपको क्लास ऑफर की, बदले में कुछ नहीं लिया, तो ये आपका क्या नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। हाँ, मैंने आपको क्लास ऑफर की, मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप बदले में मेरे को 500 रुपया मंथली फीस देंगे, दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट। समझ आए? तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसिडरेशन की अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, मैंने बता दिया, कंसिडरेशन नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं, आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। एंड आर देयर इज एनी एक्सेप्शन टू इट, बहुत सारी एक्सेप्शन है, पढ़ लीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन पहले आप लोग समझे प्रिंसिपल ऑफ नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है। देखिए क्या कहता है, सेक्शन 25 कहता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर आप लोग कोई भी बिना कंसिडरेशन का एग्रीमेंट बनाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्या होएगा, वॉइड होएगा। ये आपको थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन क्या होता है, समथिंग फॉर समथिंग, ये क्या होगा, आपका कंसिडरेशन होता है, आप सभी को याद रखना है। लॉ कैसे इसको एक्सप्लेन करता है, सेक्शन 2D के अंदर है, ध्यान रखिएगा, किसके अंदर है, आप लोग कहते हैं सर सेक्शन 2 और ये कितना हो जाएगा आपका डी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2D द कंपनीज एक्ट, कंसिडरेशन इज समथिंग ऑफ वैल्यू, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, ये क्या है, अपने आप में कुछ किसी चीज की वैल्यू है, चाहे वो आपका एक्ट हो, चाहे वो आपका एबंडेंस हो, चाहे आपका प्रॉमिस हो, किसी भी चीज की वैल्यू गिवन बाय एन वन पार्टी एट द डिजायर ऑफ अदर। ठीक है ना, एक पार्टी इसको पे करेगी दूसरे की डिजायर के ऊपर इन रिटर्न ऑफ ए प्रॉमिस, प्रॉमिस के रिटर्न में, उसको क्या बोलते हैं, कंसिडरेशन में समझा चुका हूं। ठीक है ना, एंड कॉन्ट्रैक्ट टू बी वैलिड, कॉन्ट्रैक्ट का वैलिड होगा, देयर मस्ट बी ए कंसिडरेशन एंड लॉफुल एंड रियल। ठीक है ना, कंसिडरेशन भी होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए और रियल होना चाहिए। समझ में आया? तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। कुछ एक्सेप्शन है भाइयों और बहनों, जहां पर आप लोग कंसिडरेशन के बिना भी उसको क्या मान लेते हैं, हम लोग एग्रीमेंट मान लेते हैं। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं, पहला केस क्या है, आपको लिखना है एग्रीमेंट वेड ऑन अकाउंट ऑफ ए नेचुरल लव एंड अफेक्शन। लव एंड अफेक्शन के बेस पे अगर कोई एग्रीमेंट बनता है तो वो क्या होगा, ये एक्सेप्शन केस है। अगर आप लोग दूसरा केस, ये पूरा लिखना है आपको, ठीक है ना, दूसरा केस लेके चलते हैं तो आप लोग क्या कहेंगे, प्रोमिस टू कंपनसेट ऑफ ए पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज। ठीक है ना, अगर आपने प्रोमिस किया है किसी भी पास्ट वॉलेंट्री सर्विस को कंपनसेट करने के लिए तो उस केस में भी बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तीसरा केस आप लोग ले सकते हैं, प्रोमिस टू पे द टाइम ऑन बैरिड डेप्ट। ठीक है, टाइम ऑन प्रोमिस टू पे ए टाइम बैरिड डेप्ट। ठीक है ना, टाइम बैरिड डेप्ट को पे करने के लिए जो भी प्रोमिस होगा वो भी विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी के अंदर आएगा। समझ में आया? तो आई होप कि माय डियर फ्रेंड्स इतनी बातें आपको अच्छे से क्लियर रही होंगी, यहां तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। क्लियर? उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सारे क्वेश्चन, ये वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो काफी अहम रहने वाले हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जैसा कि मैंने आपको बताया, काफी लंबा, यानी कि 4-5 घंटे का वीडियो मैं नहीं लेके आऊंगा, हम लोग पार्ट्स में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग अच्छे से इसको प्रिपेयर कर सके। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको बताना है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। आपको बताना है किस एग्रीमेंट को आप लोग एक्सप्रेसली क्या कहते हैं, डिक्लेयर करते हैं वॉइड। तो इसको थोड़ा सा आपको रीड करना है, क्या कहता है सवाल, देखिए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एक्सप्रेसली डिक्लेयर सर्टेन टाइप ऑफ द एग्रीमेंट। क्या करता है ये, सर्टेन टाइप ऑफ एग्रीमेंट को डिक्लेयर करता है। क्या डिक्लेयर करता है, वॉइड इवन through they may be otherwise satisfy the essential element of the valid contract। हालांकि वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के सारे एसेंशियल को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन फिर भी उसको क्या बोला जाएगा, अवॉइड बोला जाएगा। सच एग्रीमेंट आर कंसीडर एज ए अनएनफोर्सेबल बाय लॉ। इन एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं आप लोग, वॉइड बोलते हो, यानी कि ये क्या है, अनएनफोर्सेबल बाय लॉ है फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, शुरुआत से। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है जो आप लोग याद रख सकते हैं। एग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ द मैरिज, ये पहला केस है, पढ़ना है आपको, रट के जाना है। ठीक है ना, समझने वाली बात नहीं है। एग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ द ट्रेड एंड एग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ द लीगल प्रोसीडिंग, ये कुछ केसेस है माय डियर फ्रेंड जिनको आपको याद रखना है। इसके अलावा एक है आपका एग्रीमेंट विद अनसर्टेन मीनिंग। ठीक है ना, आप लोग क्या कहेंगे, अनसर्टेन मीनिंग के साथ एंड वे ऑफ फिगर के साथ, एग्रीमेंट बाय द वे ऑफ फिगर। ये कुछ ऐसे एग्जांपल माय डियर फ्रेंड्स जिनको आपको अपने ख्याल में, अपने जहन में रखना है और बड़े आराम से आप लोग इन क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे और लिख के आएंगे। ठीक है ना, आंसर
मैं दे रहा हूं, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, इसको आपको अच्छे से तैयार करना, ठीक है। आई होप कि माय डियर फ्रेंड्स इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। इसके अलावा इसमें एक क्वेश्चन और है, दैट इज द डेजिग्नेटेड पार्टनर, ये आपको पढ़ना है। अलोंग विद डिस्कस द प्रोविजन ऑफ एलएलपी एक्ट 2008 रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट एंड द एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द डेजिग्नेटेड पार्टनर, ठीक है। काफी लंबा चौड़ा सवाल है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं वो टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक एक दो क्वेश्चन हर चैप्टर से बनते हैं, 28-30 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, जिनके अंदर से ही करीब करीब पेपर आपका आता है, ठीक है। तो आई होप कितनी बातें आपको समझ में आई होगी, इसको पढ़ लीजिएगा। एंड दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट नंबर फर्स्ट, वन शॉट के अंदर जहां पर हम लोगों ने डिस्कशन किए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, चीजें समझ में आई होंगी, वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और हाँ, अगर आप लोग इसका पार्ट 2 चाहते हैं, आगे के क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन अगर आप लोग चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों के साथ वीडियो को लाइक करके जरूर शेयर कीजिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलता हूं अगली वीडियो के अंदर, जब तक के लिए मैं तो सोल दी बेस्ट, कीप लर्निंग।